गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। और गुड मॉर्निंग सर। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस सर। यस सर। आज पढ़ा जाए? यस सर। अच्छा, यस सर। क्या पढ़ना? वर्ण विचार? यस सर। ये पढ़ना। अरे सर, the screen is not visible. अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। नाउ विजिबल? यस सर। अच्छा, अब विजिबल है ना? यस सर। अच्छा, तो यही पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है हम लोगों को। बात नहीं, सुनिए, हम लोगों को वर्ण विचार नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है शब्द विचार। आज जो हमारा जो नया टॉपिक होगा बेटा, वो होगा शब्द विचार। ओके? हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा शब्द विचार। अच्छा देखो, पहले हम जानेंगे शब्द क्या होता है। ठीक? अगर हमको शब्द विचार पढ़ना है तो पहले हम शब्द को जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। आप लोगों ने अंग्रेजी में लेटर के बाद वर्ड्स पढ़ा था ना, तो यहाँ वर्ड के बाद शब्द आता है। पहले वर्ड रहेगा और वर्ड के बाद उससे बड़ी इकाई होगी, वो शब्द की होगी। क्लियर? वर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक? जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था वहां हमने ये देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। अब हम उससे आगे जब बढ़ेंगे तो हमको शब्द मिलेगा, और शब्द की परिभाषा क्या कहती है? एकदम सिंपल परिभाषा, साधारण परिभाषा कहती है कि वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक? आपके बुक में ये परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिखवा दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी इस परिभाषा से कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द विचार में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जब पढ़ेंगे तो पहले से शब्द की परिभाषा पर आएंगे, तो परिभाषा होगी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब वर्णों का सार्थक मेल क्या होगा? एक वर्ण हम लेते हैं क, दूसरा वर्ण हम लेते हैं म, और तीसरा अगर हम ले ल, तो देखो परिभाषा के हिसाब से चलो, वर्णों के सार्थक मेल को परिभाषा चलो। अब देखो वर्णों के सार्थक मेल है क म ल, सार्थक मेल हो रहा है, तो सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। अब सार्थक मेल है क म ल का, तो क्या हमारा शब्द बनेगा? कमल। देखो कमल का कुछ अर्थ निकलता है। अर्थ क्या निकलता है? कमल एक पुष्प का नाम है, एक फूल का नाम है। इतना क्लियर? शब्द की परिभाषा आप अगर इसको भी लिखते हैं तो ये 100% सही है, इसमें कभी डाउट मत होइएगा कि जो किताब में दी हुई है अगर आपको न याद हो पाती हो तो ये परिभाषा आप एकदम आराम से लिखिएगा, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी परेशानी के। क्या कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके? इसके बाद अब आपके बुक में जो परिभाषा दी हुई उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो भी परिभाषा वही है, ऐसी बात है कि वो कुछ अलग है। जो आपके बुक में परिभाषा दी गई है वो भी सेम है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। वो क्या कहती है कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक या स्वतंत्र भाषिक इकाई। ठीक?
क्या कह रही है कि एक या अनेक वर्णों के मेल से, एक या अनेक वर्णों के, या स्वतंत्र वर्णों होगा इसमें, वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र भाषिक इकाई। बात नहीं, एकदम बात नहीं। ओके बस समझते चलिए। ठीक, क्या कह रहा है कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र भाषिक इकाई क्या कहती है? भाषिक इकाई, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भाषिक इकाई या सार्थक स्वतंत्र भाषिक इकाई कर सकते हो। ठीक, सार्थक एवं बनी, यहां लिख देना सार्थक एवं सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अब देखो, जो परिभाषा हमने आपको पहले बताई थी उस पर जाइए। क्या कह रहे थे कि वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब आपके बुक में जो परिभाषा दी गई है वही परिभाषा है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया है। और क्या कह रहे हैं कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। ठीक, तो शब्द में हम अब ये समझ गए हैं कि शब्द क्या होता है। तो जब भी कभी हमसे शब्द पूछे कि शब्द क्या होता है तो हम तुरंत बता देंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है या शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, बात नहीं बेटा, एकदम ध्यान से समझो, पढ़ो, समझ दे रहे हो तो पढ़ो। हाँ, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छूट जाएगा तो फिर कभी नहीं आएगा, लिख लेना एकदम। अगर छूट गया तो फिर समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, व्याकरण की बेसिक चीज उठा कर रख रहे हैं। शब्दों के वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण हम करेंगे तो हमारा है पहला रचना के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, रचना के आधार पर। ठीक, दूसरा हमारा होगा उत्पत्ति के आधार पे, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर, कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अर्थ के आधार पर उनको शब्द मान लिया जाता है। और जो चौथा होगा वो क्या होगा? प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब देखिए, जब हमने आपको शब्द की परिभाषा बता दी, शब्द की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब शब्दों के वर्गीकरण पे हम चल रहे हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। पहला है उसमें रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पे और चौथा है प्रयोग के आधार पे। अब एक एक को हम अगर क्रम से लेके चले, एक एक को अगर हम क्रम से लेके चले तो पहले हमको मिलेगा रचना के आधार पे। ठीक, अब रचना के आधार पे क्या होता है? रचना माने किसी चीज की बनावट, किस बनावट के आधार पे हम शब्द को कैसे बांटेंगे, बनावट के आधार पे हम शब्द को कैसे पहचानेंगे। ओके,
क्या कहता है? देखो हमने कहा कि रचना या बनावट के आधार पे कोई शब्द है उसकी रचना कैसे हुई या कैसे बना, उस आधार पे उसको कैसे मानेंगे। अब रचना के आधार पर जब इसको बांटोगे तो ये भी आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। रचना के आधार पर इसको बांटोगे तो ये आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला मिलेगा रूढ़ शब्द, दूसरा मिलेगा यौगिक शब्द, और तीसरा मिलेगा आपका योग रूढ़ शब्द। अब देखो ध्यान से समझना, पहला हमारा है इसमें रूढ़ शब्द। आप लोग नॉर्मल भाषा में या अपने घरों में एक शब्द सुनते होंगे कि भिंडी रूढ़ हो गई है। आप लोग ये शब्द सुनते हैं ना कि भिंडी रूढ़ हो गई है, सुनते हैं कि नहीं? नो सर। अच्छा, आप लोग घर जब सब्जी बनती है तो कभी कभी मान लो अगर भिंडी बन रही है या कोई ऐसी सब्जी जैसे लौकी बन रही है तो लोग कहते हैं ना कि रूढ़ हो गया है, ये बन नहीं पाएगा, ये खराब हो गया है। इस तरह के कोई शब्द आप लोग नहीं सुने हैं? नो सर। अच्छा ठीक नहीं, बस हम समझ गए। नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। देखो रूढ़ शब्द का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द हो और जिसका अगर जिसको हम अलग करें तो अलग करने पे उनका कोई अर्थ न निकले। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं अगर उनको हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पे उनका कोई अर्थ न निकले। जैसे घर, देखो घर एक शब्द है, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये घर लिखा है, बोलिए। यस सर। अगर हम घर को तोड़े, घर को तोड़ते हैं तो घ प्लस र, यही दोनों वर्णों से मिलके बना है, मिलके बना है कि नहीं बना है? घ का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं है। जब दोनों को मिलाओगे तब घर बनेगा, तब उसका अर्थ निकलेगा। अर्थ क्या निकलेगा? वह स्थान जहां कोई रहता हो उसको घर कहते हैं, ठीक। लेकिन जब आप इनको तोड़ोगे, घ और र को जब आप तोड़ोगे तो घ अलग होगा, र अलग होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो घर शब्द हमारा है बेटा, यही क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। क्लियर? बोलिए। ओके सर। हाँ, एकदम ध्यान से समझना, जहां जिसको नहीं समझ में आएगा घबराएगा नहीं, पूछ लेगा। या जैसे हमने कमल बताया था ना, कमल ये बताया था। अब इसको तोड़ो, क प्लस म प्लस ल, तीनों का देखो अलग अलग अर्थ निकलता है? नहीं निकलेगा। निकल रहा है? नो सर। तो कहने का मतलब है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है। मतलब रूढ़ शब्द अगर आ गया तो उसका कुछ अर्थ होना ही होना है, बिना अर्थ के वो रूढ़ शब्द होगा ही नहीं। ओके? ओके सर। हाँ, अगला है हमारा यौगिक, कंपाउंड, ठीक। यौगिक, देखो अगर यौगिक को ही समझ लो तो आपको यौगिक शब्द समझ में आ जाएंगे। यौगिक को अगर समझो तो आपका बनेगा योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना। तो यौगिक शब्द मतलब जिसमें शब्दों का जुड़ाव होगा। और शब्दों का जुड़ाव कैसे होगा? जब दो अलग अलग शब्द मिलेंगे, ठीक। जब दो अलग अलग शब्द मिलेंगे उनका जुड़ाव होगा। यदि हम उनको अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। वहां जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा?
यौगिक शब्द बनेगा। यौगिक शब्द। ठीक। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय। पुस्तकालय को अगर तोड़ो बेटा तो पुस्तक और आलय दोनों का अपना अपना अर्थ है। पुस्तक माने क्या होता है? किताब। और आलय माने क्या होता है? घर। आलय माने क्या होता है? आलय माने घर। अब देखो, पुस्तक का अपना मतलब, आलय का अपना मतलब, दोनों मिला दिए बन गया हमारा पुस्तकालय। और जब पुस्तकालय बन गया तो ये कौन सा शब्द हो गया? यौगिक शब्द। एक बात ये जान लेना कि यौगिक का मतलब ही होता है क्या? जुड़ना, योग। तो जब दो शब्द जुड़ेंगे तो यौगिक शब्द ही बनेगा। ठीक। पुस्तकालय, विद्यालय, विद्यार्थी, उसके बाद जितने भी शब्द इस तरह के आपको मिलेंगे, गाड़ी वाला, बैलगाड़ी शब्द है ना, देखो बैलगाड़ी ये शब्द है ना, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? बैल अलग बनेगा और गाड़ी अलग बनेगी। समझ रहे हो? किसी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अब रचना के आधार पे ही हमारा जो तीसरा है वो क्या है? योग रूढ़। देखो, रूढ़ में हमने क्या बताया था कि वो एक विशेष अर्थ के लिए ही होगा। मतलब अगर रूढ़ शब्द है तो उसका कोई न कोई अर्थ होगा। अब हमारा जो अगला है योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ मतलब जुड़ा तो, ऐसा रूढ़ शब्द जो जुड़ा तो होगा लेकिन उसका अर्थ ही अलग होगा। योग रूढ़ क्या कहता है कि ऐसा शब्द जो जुड़ा तो होगा लेकिन उसका अर्थ ही आपसे एकदम अलग मिलेगा। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। इसकी परिभाषा इसमें दी गई है कि जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो। वही बात हुई कि दो या दो से अधिक शब्द जो किसी एक साथ मिलकर बने हो लेकिन किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो। जैसे हम बनाते हैं दशानन। इसको तोड़ोगे बनेगा तो हमारा बेटा दश आनंद। 10 और आनंद। अब दशानन का मतलब क्या होता है? रावण। क्लियर है? दशानन का मतलब ही होता है क्या? रावण। ठीक। तो योग रूढ़ क्या कहता है? जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो, जो क्या हो, किसी, जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर, लंबोदर। गणेश जी। ठीक। चक्रधर, चक्र कौन धारण करता है? विष्णु जी। ठीक। गजानन, चलो गजानन का मतलब भी गणेश होता है। गजानन। क्या बेटा? क्या? पीतांबर। चलो वेरी गुड। पीतांबर जगह कहाँ? यहाँ ले लेते हैं। पीतांबर। चलो, मतलब जो पीला वस्त्र धारण करता है। हाँ, इतना क्लियर सबको? रचना के आधार पे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी कोई डाउट? हाँ सर। कहीं कोई समस्या परेशानी?
क्योंकि इसके बाद बेटा हम जो पढ़ेंगे वो हमारा अगला, अब रचना के आधार पे हो गया, अब हमको पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पढ़ना है? उत्पत्ति के आधार पे, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। कौन है जी? उत्पत्ति के आधार पे हमको पढ़ना है। अब देखो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब तक तो हम लोगों ने रचना जाना कि रचना कैसे हुई, अब हम बात करते हैं उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। ठीक, ये सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले ये बता दीजिए। हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? अच्छा, अब देखिए यहाँ ये पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, समझ गए ना? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। अब देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं। कभी कभी प्रश्न, मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हो और 1 नंबर का प्रश्न पूछ देता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं। तत्सम शब्द का जब आपसे कोई कहा जाएगा तो वैसे तो इसकी परिभाषा होती है किसी भाषा का मुख्य शब्द किसी भाषा में चला जाए, लेकिन अब आप लोगों के स्तर पे पढ़ना है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आ गए और उनका उपयोग जैसे संस्कृत में होता था या संस्कृत में होता है वैसे हिंदी भाषा में होता हो, उसे तत्सम, तत्सम माने उसी प्रकार, तत्सम माने उसी की तरह, उसी प्रकार। तो ऐसा शब्द जो जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उपयोग होता था या होता है, ठीक वैसे ही उसका उपयोग हमारी हिंदी भाषा में होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। इतना क्लियर? जैसे अब जैसे में क्या लोगे बताओ? सूर्य एक शब्द है, एक शब्द है ना सूर्य। गृह, आप लोगों को गृह कार्य मिलता है ना? हाँ, गृह, क्षेत्र, ठीक। घृत, घृत माने होता है घी। हालांकि इसका उपयोग होता नहीं है हिंदी में, लोग बहुत कम घृत कहते हैं, लेकिन अब चूंकि आ गया है तो लिख देते हैं, लेकिन घृत का उपयोग हिंदी में घी होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम माने उसी प्रकार। अब देखो सूर्य, सूर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम इसलिए है क्योंकि उसी प्रकार ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्लियर? अगला देखेंगे हम तद्भव। अब देखो तद्भव माने क्या होता है? तद्भव, तद उद्भव माने उसी से उत्पन्न। तद्भव क्या कहता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग तो होते हो लेकिन वो परिवर्तित होके हिंदी भाषा में आ गए। परिवर्तित होके कैसे? हिंदी भाषा में आ गए, उन्हें तद्भव, मतलब संस्कृत का परिवर्तन हिंदी में हो गया तो वो तद्भव हो गया। बात क्लियर? संस्कृत का परिवर्तन हिंदी में हुआ
तो वो तद्भव हो गया। जैसे आम, आम बेटा संस्कृत भाषा का शब्द है और इसको हम हिंदी भाषा में आम कहते हैं। खाते हो ना, अभी 2 महीना पहले 1 महीना पहले खूब सीजन था, खाए हो ना, लगड़ा चौसा दशहरी सब आम खाए हो कि नहीं खाए हो? बोलो, आम खाए हो ना? हाँ, जब आम जब खाए हो तब क्या आम हो गया। और कोई शब्द देखते हैं आपकी किताब में दिया हुआ है? हाँ बहुत है। आंसू, आंसू को बेटा अश्रु बोलते हैं, संस्कृत भाषा में इसको अश्रु बोलते हैं। मुख, मुख को मुख बोलते हैं, ठीक। घड़ा, घड़ा को क्या बोलते हैं? कुंभ, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं? घड़ा को बेटा कुंभ बोलते हैं। खेत, खेत को क्षेत्र बोलते हैं, खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। किसान, किसान को कृषक बोलते हैं, किसान को क्या बोलते हैं? कृषक बोलते हैं। बात नहीं? अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब किसी को जितना पढ़ा है उसमें से कोई समस्या? अब देशल विदेशी कल पढ़ाएंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें देशल विदेशी पढ़ाएंगे।